हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है हरमनप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हरमन बैट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक लीड कोड का क्वेश्चन सोल्व करके बताने वाला हूं जिसका नाम है टू सम प्रॉब्लम, जो कि एक इजी डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन है बट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अभी तक अगर आपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला या फिर जो भी आपने सोल्यूशन निकाला है वो ऑप्टिमाइज नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो भी आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा। जैसे कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सोल्व किया था तो मेरा जो रन टाइम आया था वो काफ़ी ज़्यादा आया था, बट एंड तक जब मैंने इसको ऑप्टिमाइज किया तो मेरे जो रिजल्ट मिला, जो मेरा रन टाइम आया उसको रन करने के बाद, वो मेरा 27 ms आया, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ है। तो अगर आप ऐसे किसी सॉल्यूशन की तलाश में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और सबसे पहले तो वीडियो में मैं आपको प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा कि प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, क्या लॉजिक होगा इसके पीछे, और एंड में मैं इसका पाइथन में आपको कोड लिख के बताऊंगा। बट अगर आपको प्रॉब्लम के बारे में पता है क्या है तो आप फर्स्ट पार्ट को स्किप कर सकते हो, और अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी इसका कोड इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आप उसमें भी कर सकते हो, अगर आप उस लॉजिक को समझ लेते हो जो मैं आपको सेकंड पार्ट में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो अब हम सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या हमारी। प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है। हमें एक एरे ऑफ इंटीजर दिया हुआ है जिसका नाम नम्स है, तो यहाँ पे मैं नम्स लिख लेता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ इंटीजर्स है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं 2, 7, 11, 15 ले लेता हूँ। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें एक इंटीजर टारगेट दिया हुआ है। सपोज करो यहाँ पे मैं टारगेट लिख देता हूँ, और जैसे कि नीचे मुझे एग्जांपल में टारगेट 9 दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9। ठीक है, उन्होंने कहा है कि हमें रिटर्न क्या करवाना है, हमें रिटर्न करवाना है इंडिसेस। मीन कि हमें इंडेक्सेस रिटर्न करवानी है किसकी, ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स की। सपोज करो वो दो नंबर ए और बी है। ठीक है, उन्होंने कहा सच दैट दे ऐड अप टू द टारगेट, कि अगर मैं इन दोनों नंबर को ऐड करूँगा तो मेरा जो रिज़ल्ट आएगा वो मेरा टारगेट होना चाहिए। ये कि मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो टारगेट है वो इक्वल टू ए प्लस बी, और जो भी दो नंबर है जिनको ऐड करने के बाद मुझे टारगेट मिल रहा है, मुझे इन दोनों नंबर की इंडेक्स को रिटर्न करवाना है। ठीक है, इन दोनों की इंडेक्स को रिटर्न करवाना है। जैसे कि अगर इस केस में देखो मेरा 9 है, तो 9 मेरा किसको ऐड करके आ रहा है, 2 और 7 को। तो 2 की इंडेक्स क्या है, 0, इसकी इंडेक्स क्या है, 1। मुझे 0 और 1 को रिटर्न करवाना है। ठीक है, और उन्होंने ये भी लिखा है कि यू मे अज्यूम डैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो भी मेरा इनपुट है उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, 9 है तो उसके लिए 2 और 7 ये एक ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 9 आएगा। एंड यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस। अगर जैसे मेरे पास 2 आ गया तो मैं 2 को दो बार नहीं यूज़ कर सकता। अगर मैं 2 को 2 से ही ऐड कर दूं, अगर मेरा टारगेट 4 होता तो मैं 2 को 2 से ऐड कर देता, वो वाला पार्ट भी मैं नहीं कर सकता। और यू कैन रिटर्न दी आंसर इन एनी ऑर्डर, जैसे मैंने 0 और 1 किया, मैं इसको 1 और 0 लिख के भी रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें बस एक एरे दिया हुआ है, हम उस एरे में दो नंबर फाइंड करने हैं ए और बी, जिसे ऐड करके हमारा टारगेट आ जाए, और उन दोनों नंबर्स की इंडेक्स को हमें रिटर्न करवाना है। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। तो अब आपको प्रॉब्लम तो समझ आई गई होगी कि प्रॉब्लम क्या है। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और इसका सोल्यूशन समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इजी एग्जांपल है, जिसके साथ आप रिलेट कर सकोगे। आपको ना कुछ फ्रूट्स बाय करने हैं। ठीक है, आपको कुछ फ्रूट्स बाय करने हैं। आपको कितने फ्रूट बाय करने हैं, आपको टोटल 2 फ्रूट बाय करने हैं, और आपका बजट क्या है, आपका बजट है $4। क्या आपको $4 के अंदर फ्रूट बाय करने हैं, बट जो भी आपको दो फ्रूट बाय करनी है, सपोज करो आपको ए और बी दो फ्रूट बाय करने हैं, उन दोनों का जो प्राइस है वो टोटल $4 के बराबर होना चाहिए। कि अगर इसका प्राइस मेरा कुछ $1 है और उसका प्राइस $3 है, इन दोनों को ऐड करके $4 बनने चाहिए। और जो इन दोनों का प्राइस है उसे ऐड करके ना तो $4 से ज़्यादा होना चाहिए, ना ही $4 से कम होना चाहिए। मीन्स कि दोनों को ऐड करके $4 ही बनने चाहिए। और मैं सेम फ्रूट को दो बार बाय नहीं कर सकता, मुझे दो डिफरेंट फ्रूट ही बाय करने हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, क्लियर है। अब उसके बाद देखो, अब आप क्या करते हो, आप एक फ्रूट शॉप के पास जाते हो सबसे पहले। ठीक है, आप सपोज करो ये आप हो, और आप एक फ्रूट शॉप के पास जाते हो, और फ्रूट शॉप के पास जाते हो, उससे अंदर जाने से पहले आपको ना तो किसी भी फ्रूट का प्राइस पता है, ना ही आपको ये पता है कि वहाँ पे कौन कौन से फ्रूट है। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, आपको सिर्फ फ्रूट शॉप के बारे में पता है कि यहाँ पे एक फ्रूट शॉप है। ना तो आपको ये पता है उसका हर फ्रूट का प्राइस कितना है और कौन कौन से फ्रूट है वहाँ पे। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, आप अब अंदर जाते हो। जब आप अंदर जाते हो तो सबसे पहले आपको जो फ्रूट दिखाई देता है वो अपना होता है एप्पल। ठीक है, और इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस है $3। और अगर हम एप्पल को बाय करते हैं, सपोज करो हम एप्पल को बाय करना चाहते हैं, तो हमारा बजट कितना है, हमारा बजट है $4 का। और अगर हम $3 के एप्पल बाय कर ले तो हमारे पास कितने डॉलर बचेंगे, हमारे पास बचेगा $1।
मीन्स कि अगर हम $3 के एप्पल बाय करते हैं तो अब हमारे पास सिर्फ $1 बचेगा। तो अब हम सिर्फ ऐसे ही फ्रूट को बाय कर सकते हैं जो कि $1 का होगा। तो अब देखो, आप सिर्फ अभी दुकान में एंटर हुए हो, शॉप में एंटर हुए हो, और आपको ये नहीं पता कि शॉप में और कौन कौन से फ्रूट है। अभी आप सिर्फ एप्पल के पास पहुंचे हो, ठीक है। अभी दुकान में बाकी जितने भी फ्रूट है वो नहीं आपको पता, उसका प्राइस क्या है और कौन कौन से फ्रूट है। उसे पता करने के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। बट फिलहाल आपको ये पता है कि अगर एप्पल $3 का है तो दूसरा जो भी फ्रूट है वो $1 का होना चाहिए। तो अभी आपके पास क्या है, आपके पास ना एक डायरी है, एक खाली डायरी है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि आप ना उस डायरी में ये लिख देते हो कि $3 का एप्पल है, ठीक है। आगे जाने से पहले आप ना अपनी डायरी में लिख देते हो कि $3 का एप्पल है। ऐसा आप फ्यूचर के लिए करते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऐसा आपने क्यों किया, ठीक है। फिलहाल आप ऐसे ही करते हो कि आप $3 एप्पल प्राइस अपनी डायरी में लिख देते हो। और उसके बाद क्या होता है कि अब आप नेक्स्ट आइटम के पास, नेक्स्ट फ्रूट के पास जाते हो, जो कि अपना क्या है, मैंगो। आप देखते हो मैंगो पड़ा हुआ है, और मैंगो का प्राइस क्या है, मैंगो का प्राइस अपना $4 होता है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि मेरा बजट है $4 का। अगर मैं $4 का मैंगो बाय कर लूँ तो मेरे पास कितने डॉलर बचेंगे, मेरे पास बचेगा $0। मीन्स कि अगर मुझे $4 का मैंगो बाय करना है तो जो दूसरा फ्रूट मैं बाय करूंगा वो $0 का होना चाहिए। अब देखो, क्या मेरे पास कोई ऐसा फ्रूट मैंने देखा पीछे जो $0 का होगा। जैसे मैंने पीछे मैं एप्पल को देख के आया, अब मुझे पीछे जाने की जरूरत नहीं है देखने के लिए कि पीछे कोई ऐसा फ्रूट पड़ा है कि नहीं। मैं अपनी डायरी में देखूंगा। अब मैं डायरी में देखूंगा, मेरे पास एप्पल है, एप्पल $3 का है, 0 का तो है नहीं। मीन्स कि मैं मैंगो और एप्पल को बाय नहीं कर सकता। अगर मुझे मैंगो के साथ कोई दूसरा फ्रूट बाय करना है तो उसका प्राइस $0 होना चाहिए, ठीक है। बट मैं डायरी में अपनी देख रहा हूँ कि अभी तक मैं जितने भी फ्रूट देखे उसमें से कोई भी फ्रूट $0 का नहीं है, तो मैं उसको बाय नहीं कर सकता अभी फिलहाल मैंगो को। बट मैं इसमें भी मैंगो लिख देता हूँ $4 का। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर अगर मुझे कोई $0 का फ्रूट मिला तो मैं उसके साथ मैंगो को बाय करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी डायरी में लिख लेता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे मैं दुकान में देखता हूँ, यहाँ पे बनाना पड़े हुए हैं, ठीक है। और बनाना का प्राइस क्या है, बनाना हमारे $2 के है। तो मैं देखता हूँ मेरा बजट है $4 का। तो अगर मैं $4 में से $2 के बनाना बाय कर लूँगा तो मेरे पास कितने डॉलर बचेंगे, मेरे पास $2 बचेंगे। मीन्स अगर मुझे $2 के बनाना बाय करने हैं तो मुझे $2 का कोई और फ्रूट बाय करना पड़ेगा, कोई ऐसा फ्रूट जिसका प्राइस $2 हो। और मैं अभी तक एप्पल को देख चुका हूँ और बनाना को देख चुका हूँ। तो मैं डायरी में देखता हूँ कि क्या मेरे पास $2 का कोई फ्रूट है। मेरा एप्पल भी $2 का नहीं है, मैंगो भी $2 का नहीं है। मीन्स कि मैं बनाना को भी इन दोनों के साथ बाय नहीं कर सकता। बट फिर भी मैं डायरी में क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ $2 बनाना। क्यों? अगर आगे दुकान में मुझे कोई ऐसा फ्रूट मिला जिसका प्राइस $2 होगा तो मैं उसके साथ बनाना को बाय करूंगा, ठीक है। और फिर मैं दुकान में आगे जाता हूँ, तो आगे दुकान में क्या है, चेरी पड़ी हुई है। और चेरी का प्राइस कितना है, चेरी का प्राइस है $1। तो मैं देखता हूँ मेरा बजट क्या है, $4। तो $4 में से अगर मैं $1 की चेरी बाय कर लूँगा तो मेरे पास कितने डॉलर बचेंगे, मेरे पास $3 बचेंगे। मीन्स कि अगर मुझे $1 की चेरी बाय करनी है तो मुझे $3 का कोई और फ्रूट बाय करना पड़ेगा। तो मैं अपनी डायरी निकालता हूँ, ठीक है। तो मैं डायरी में देखता हूँ कि अभी तक मैं जितने भी फ्रूट देख के आया हूँ पीछे, क्या उसमें से कोई ऐसा फ्रूट है जो मेरा $3 का है। तो हाँ, यहाँ पे मेरे पास एप्पल $3 का है। तो जैसे ही मुझे ये पता लगेगा कि हाँ मेरे पास कोई ऐसा फ्रूट है जो कि $3 का है और चेरी मेरी $1 की है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से चेरी को उठा लूँगा, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, डेयरी में मैंने देखा कि एप्पल $3 का है, तो मैं सीधा एप्पल वाले इसके पास जाऊँगा, स्टोर के पास। चेरी से मैं सीधा यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। और जाके मैं एप्पल को उठाऊँगा और उठा के इन दोनों को बाय कर लूँगा। और चेरी मेरी कितने डॉलर की है, 1 की। एप्पल मेरा कितने का है, 3 का। दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, $4। इनकी मेरा जो बजट था $4 का, उतने में मैंने ये फ्रूट बाय कर लिए। अब ये पूरा जो मैंने किया है यही मेरा पूरा लॉजिक है। इसका यूज़ करके मैं अपना कोड इंप्लीमेंट करूँगा। अब मैं इसका साइड में यहाँ पे आपको कोड बताऊँगा कि किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने डायरी का यूज़ क्यों किया। अब देखो, डायरी का यूज़ करने के कारण वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं चेक कर रहा हूँ कि पीछे जो जो भी मेरे पास फ्रूट है, क्या कोई ऐसा फ्रूट था जो इतने डॉलर का आ रहा है जो करंट फ्रूट के साथ मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है। वो चेक करने के लिए। बट फिर भी इसका मेन रीज़न ये है कि सपोज करो अगर मैं डायरी ना यूज़ करता, जैसे अगर मैं यहाँ एप्पल के पास आ जाता, यहाँ पे आता, ठीक है। एप्पल आ गया, मेरा $3 का है। उसके बाद सपोज करो मैं आगे जाता, ठीक है, $4 $2। सपोज करो मैं मैंगो के पास आया, ठीक है।
तो जब मैं मैंगो के पास आया तो मैंगो मेरा $4 का है, तो $4 में से $4 माइनस करूंगा $0, मीन अब दूसरा जो फ्रूट है वो $0 का आएगा। तो मुझे ये चेक करने के लिए पीछे जाना पड़ता, कि पीछे जाके मुझे देखना पड़ता कि क्या जो मैं पीछे मैं फ्रूट देख के आया हूँ क्या वो $0 का तो नहीं था, मुझे जाके चेक करना पड़ता। बट क्योंकि मैं डायरी का यूज़ कर रहा था तो मैं क्या करता कि जिस स्टॉल पे मैं खड़ा हूँ, जिस फ्रूट के पास मैं खड़ा हूँ, उसी फ्रूट के पास खड़े खड़े मैं उस डायरी में से चेक कर रहा हूँ, मुझे बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। जैसे यहाँ पे मैं अगर बनाना के पास आता तो अब मुझे ये चेक करना पड़ता है कि $2 का अगर मैं बनाना बाय करता तो $2 का दूसरा कौन सा मैं फ्रूट बाय कर सकता हूँ। तो वो चेक करने के लिए फिर क्या होता, अगर मैं डायरी ना यूज़ करता तो मुझे पहले इसके पास जाके देखना पड़ता है इसका क्या प्राइस है, फिर मुझे इसके पास जाके देखना पड़ता है इसका क्या प्राइस है। तो इसमें क्या होता है कि मेरा जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता। उसे कम करने के लिए मैंने डायरी का यूज़ कर लिया कि जिस भी प्रोडक्ट के पास, जिस भी फ्रूट के पास मैं खड़ा हूँ स्टॉल के पास, वहाँ पर खड़े खड़े ही मैं ये चेक कर लूँगा कि दूसरे जो प्रोडक्ट मैं पीछे छोड़ के आया हूँ, जो मैं पीछे फ्रूट छोड़ के आया हूँ, उनका क्या प्राइस था। अगर उनका प्राइस जो इस प्रोडक्ट के प्राइस को माइनस करने के बाद बजट में से रिमेनिंग प्राइस के बराबर है तो मैं सीधा फ्रूट है उसको और इसको बाय कर लूँगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो मैं आगे चला जाऊँगा और इस जो भी ये वाला मेरा फ्रूट था उसे मैं डायरी में ऐड कर दूँगा। तो ये मेरा कारण था कि क्यों मैंने डायरी को यूज़ किया। अब मैं इसको आपको रिलेट करके बताता हूँ। सबसे पहले देखो मेरे जो प्राइजेस थे वो मेरा क्या है, वो मेरा एरे है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, 4, 2 एंड 1। दूसरे नंबर पे जो मेरे एप्पल, मैंगो, बनाना, चेरी मैंने लिखे है वो क्या है, वो मेरी इंडेक्स है एरे की, 0, 1, 2, 3। और उसके बाद देखो जो मेरा बजट है, बजट मेरा क्या है, जैसे यहाँ पे $4 था, बजट मेरा है टारगेट। मेरा टारगेट क्या है, जैसे यहाँ पे 4 हो गया। और उसके बाद जो मेरी डायरी है, डायरी मेरी क्या है, डिक्शनरी है। तो यहाँ मैं डिक्ट लिख देता हूँ और साथ में इसको मैं हैश मैप भी बोल सकता हूँ, जो कि एक डाटा स्ट्रक्चर है। पाइथन में हम डिक्शनरी का यूज़ करते हो तो मैंने यहाँ पे डिक्ट लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग में मेरी जो डायरी है वो खाली होगी, जब मैं दुकान के बाहर खड़ा हूँ तो वो खाली होगी, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस है जिसमें मैं पूरे स्टोर को घूम रहा हूँ, वो मेरा प्रोसेस क्या है, वो मेरी लूप है। तो मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज। अब मेरी लूप कितनी बार चलेगी, तो मेरी लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो मेरी लूप दुकान के स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलेगी। जितने भी वहाँ पर फ्रूट पड़े हुए हैं मैं हर फ्रूट के पास जाऊँगा। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा एरे है, जितने भी एरे के एलिमेंट उतनी बार चलेगी लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। उसके बाद मेरा फर्स्ट स्टेप था क्या था, जब भी मैं किसी फ्रूट के पास जाता था तो मैं क्या करता था, अपने बजट में से उस फ्रूट का जो प्राइस है उसे माइनस करके देखता था और मेरा जो रिमेनिंग था उसे मैं कंसिडर करता था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो मेरा रिमेनिंग है, मैं टारगेट में से, जो भी मेरा टारगेट है उसमें से माइनस करूँगा किसको, जैसे अगर मेरा 0 आ रहा है, 0 इंडेक्स है मेरी, 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आ रही है उसके साथ करूँगा जब मेरी फर्स्ट इटरेशन चलेगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एरे ऑफ आई, इन दोनों को माइनस करके मेरे पास जो रिमेनिंग आएगा, मैं चेक करूंगा क्या वो मेरा जो रिमेनिंग है वो मेरी डायरी में या फिर मेरी डिक्शनरी में है, क्या मैं उसके पास पहले जा चुका हूँ, ऐसा कोई मेरे पास फ्रूट आया था क्या जिसका प्राइस जो भी मेरा रिमेनिंग है उसके बराबर था। तो उसके लिए मैं लिखूंगा इफ़ रिमेनिंग इन डिक, ठीक है। पोज करो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिक्ट, और स्टार्टिंग में जैसे मेरी डिक्ट में कोई वैल्यू ही नहीं है तो ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू नहीं होगी, ठीक है। ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू नहीं होगी। अभी मैं यहाँ पे खाली छोड़ता हूँ, मैं बाद में बताऊंगा यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे मैं नेक्स्ट फ्रूट में जाने से पहले क्या करता था कि जो भी मेरा पीछे फ्रूट आया उसका प्राइस और उसके जो भी नाम है फ्रूट का वो अपनी डायरी में लिख देता था। तो यहाँ पे भी मैं सेम करूँगा कि मैं अपनी डिक्शनरी में जो भी मेरी वैल्यू आई है, जो कि मेरी फ़िलहाल क्या है, एरे ऑफ आई, वो और उसकी जो इंडेक्स है जो कि मेरी आई है वो मैं लिख दूंगा। जैसे अगर मेरी आई की वैल्यू 0 है तो मेरे पास क्या आएगा 3, मैं 3 लिखूंगा और 3 के साथ क्या लिख दूंगा 0, ये कुछ ऐसे बनेगा मेरा 3, 0, ऐसे आगे आगे वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। तो ये करूँगा और ऐसे ही मेरा पूरा प्रोसेस चलता जाएगा कि जैसे ही मैं नेक्स्ट उसके पास जाऊँगा, जैसे इसमें क्या था कि मैं 4 के पास गया, 4 से मैं 3 को माइनस किया, 1 आया। अब 1 मेरी डायरी में अभी नहीं है, डायरी मेरी खाली है, डिक्शनरी मेरी खाली है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसे उसमें लिख के उसकी इंडेक्स लिख के नेक्स्ट में चला जाऊँगा, ऐसे करते करते एंड तक पहुँचूँगा। तो एंड में मैं क्या करूँगा, जब मेरे पास ऐसा कोई आ जाएगा, जैसे जैसे कि 1 आया, मैंने 1 4 में से माइनस किया, मेरे पास 3 है, मीन की जो रिमेनिंग है मेरा अब 3 है और 3 मेरा डायरी में डिक्शनरी में है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे मैंने चेरी और एप्पल को रिटर्न किया था, यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न, ये दोनों क्या है, ये दोनों इंडेक्स है। चेरी क्या है, जो भी करंट आइटम मेरा है उसकी इंडेक्स, यहाँ पे मैं लिखूँगा आई
और एप्पल क्या है, एप्पल जो मैंने डिक्शनरी में डायरी में चेक किया था, ठीक है। एप्पल मेरी किसकी इंडेक्स है, जो भी मेरा रिमेनिंग पार्ट, जो भी मेरी रिमेनिंग वैल्यू थी जिसको मैंने डायरी में चेक किया था, जैसे 3, तो मैंने डिक्शनरी में 3 चेक किया, तो 3 की मेरी इंडेक्स क्या आ रही थी, मैंने डिक्शनरी में देखा 3 है, तो उसकी जो इंडेक्स है वो 0 आ रही। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा डिक्ट, तो यहाँ पे मैं डिक्ट ऑफ क्या रिटर्न करूँगा, डिक्ट ऑफ रिमेनिंग, मीन की यहाँ पे मैं 3 दूंगा, तो 3 मेरा कौन सी इंडेक्स पे है, 0 पे है, तो यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, आई मेरा होगा 3 और ये मेरा क्या होगा 0, तो इन दोनों को मैं रिटर्न कर दूंगा और इस तरीके से मेरा पूरा कोड चलेगा। तो ये मेरी अप्रोच थी जिसका यूज़ करके हम इसको सोल्व करेंगे। और यहाँ पे मैंने कोड पूरा वैसे तो लिख दिया है, बट फिर भी नेक्स्ट सेक्शन में मैं लीड कोड पे इसका कोड लिखूंगा और साथ में 2 एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखूंगा जो कि मेरा हेल्प करेगा प्रोसेस को और ज़्यादा ईजी बनाने में। कुछ टेस्ट केस ऐसे है जो मैं स्टार्टिंग में रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर कोड वाले सेक्शन में। तो अब आपको इसका लॉजिक तो समझ आ ही गया होगा, तो अब मैं आपको इसका कोड लिख के बताता हूँ। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि अगर मेरा जो लेंथ ऑफ नम्स है अगर वो 2 के बराबर है, मीन्स कि मेरे जो एरे है उसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू है, तो मैं उन दोनों के इंडेक्स को रिटर्न करवा दूंगा। और क्योंकि इन्होंने कहा है कि यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का एक सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही, तो मैं सीधे इन दोनों के इंडेक्स को रिटर्न करवा दूंगा। तो मैं लिखता हूँ इफ लेंथ ऑफ नम्स इक्वल टू 2, तो मैं रिटर्न क्या करवाऊंगा 0,1। उसके बाद मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ, तो अब मैं फोर लूप चलाता हूँ और इसमें मैं 2 वेरिएबल लूँगा, नम इन। अब इसमें मैं न्यूमरेट का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। मैं किसको न्यूमरेट कर रहा हूँ, मैं नम्स को कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि इसमें जो मेरा नम है, नम में मेरी वैल्यू होगी और आई में मेरी क्या होगी, इंडेक्स, ठीक है। अब एक मैं वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं रिमेनिंग को स्टोर करवाऊंगा, जैसे कि टारगेट माइनस करूँगा मैं किससे, मतलब जो भी मेरा नम आएगा उसमें से। उसके बाद मैं चेक करूँगा क्या मेरा रिमेनिंग डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या रिटर्न करवाऊँगा, मैं दोनों की इंडेक्स को, फर्स्ट किसकी इंडेक्स को, जो भी मैं फ़िलहाल मेरे पास जो आइटम आई है वो वाली। दूसरे में क्या होगा, डिक्शनरी में मेरी कौन सी वैल्यू, रिमेनिंग वाली, ठीक है। अगर मैं डिक्शनरी में रिमेनिंग वाली दूंगा तो मेरी डिक्शनरी में उसकी क्या होगी, इंडेक्स, जो कि मैं आगे अगली लाइन में लिखूंगा। इसमें मैं क्या स्टोर करवा रहा हूँ डिक्शनरी में, डिक्शनरी में जो भी मेरा नंबर आ रहा है उस नंबर की मैं इंडेक्स को स्टोर करवा रहा हूँ। तो डिक्शनरी में मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्शनरी में मैं नम के साथ उसकी इंडेक्स को स्टोर करवा रहा हूँ जो कि आई है। जैसे कि मैं लिखूंगा डिक्शनरी ऑफ नम, मीन कि अगर मेरा नंबर 3 है तो 3 जिस भी इंडेक्स पे आ रहा है उन दोनों का एक पेयर बन जाएगा की वैल्यू और इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पूरा कोड है, इसको मैं रन करके देखता हूँ। मेरा कोड ईजिली रन हो चुका है और मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मैं इससे पहले भी सबमिट कर चुका हूँ। तो आई होप कि अभी तक मैंने आपको जितना भी समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा। बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको जो स्क्रीन पे प्लेलिस्ट शो हो रही है उस पर क्लिक कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।